हेलो एस्पिरेंट्स। ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो प्रेम मंजूषा से ही संबंधित है। जो आज का प्रश्न हिंदी साहित्य के लिए दिया गया था कि प्रेमचंद की कहानियों में आधुनिक विमर्शों के स्वरूप की पड़ताल कीजिए, जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मेंस या मुख्य परीक्षा 2013 में पूछा गया था। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये वीडियो होने जा रहा है और ये प्रश्न इसी पुस्तक से है, प्रेम मंजूषा। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से उस प्रश्न का तो उत्तर दिया जाना ही चाहिए, लेकिन उसके पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे ताकि जो फ्रेशर्स हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से जो जुड़े हुए हैं संभवम मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत, तो कम से कम उन्हें भी ये चीज़ समझ में आए कि इस प्रेम मंजूषा के अंतर्गत कौन सी कहानियाँ मुख्यतः बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में तो डिस्कस की ही थी। और एक पर्टिकुलर कहानी सदगति, उसे आज समझने की कोशिश करेंगे ताकि जो फ्रेशर्स हैं एटलीस्ट उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे। तो देखिए, जो कहानी सदगति है वो काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है। प्रेमचंद जी ने इसमें जिस प्रकार से जो दलित चेतना दर्शाई है उसी के लिए ये कहानी काफ़ी सराही जाती है। तो देखिए, इस कहानी को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कितने पात्र इस कहानी के अंतर्गत थे। तो इस कहानी में मुख्यतः 3 पात्र नज़र आते हैं। सर्वप्रथम जो है वो दुखी है। दुखी एक व्यक्ति का नाम है, ये निम्न जाति से संबंध रखता है। दूसरा जो प्रमुख पात्र है वो इसकी पत्नी है जिसका नाम है झुरिया। और जो तीसरा यहाँ प्रमुख चरित्र है वो है पंडित घासीराम। तो देखिए, जो दुखी और झुरिया है वो निम्न जाति से संबंध रखते हैं और जो पंडित घासीराम जी हैं वो उच्च समुदाय से संबंध रखते हैं, ब्राह्मण समुदाय से ये यहाँ पर संबंध रख रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत यहीं से होती है कि जो दुखी और झुरिया है उनकी जो एकमात्र बेटी है उसका विवाह संपन्न होने जा रहा है और उसके लिए उन्हें तारीख निकालनी है कि किस तारीख पर वह अपनी पुत्री का विवाह संपन्न करें। तो उसके लिए झुरिया दुखी को कहती है कि वो क्यों ना पंडित घासीराम के पास जाए और उनसे तारीख निकालने का आग्रह करे। तो दुखी इसीलिए पंडित घासीराम जी के यहाँ पर जाता है। पंडित घासीराम जी क्योंकि पूरी तरीके से रूढ़िवादी विचारों से संबंध रखते हैं, तो वो जब दुखी को देखते हैं तो वे चाहते हैं कि दुखी उनके घर का पूरा काम कर दे। और जब पंडित जी को यह पता चलता है कि दुखी उनके पास अपनी पुत्री के विवाह की तारीख निकालने ही आया है, लगन की तारीख निकालने आया है, तो वह पहले बोलते हैं कि तू सारा का सारा मेरे जो घर का कार्य है उसे पूरी तरीके से जल्दी जल्दी निपटा दे, फिर उसी के पश्चात मैं तेरे घर चलूँगा। तो वह उससे एक प्रकार की बेगारी करवाते हैं और कहानी के अंत में यह दिखाया है कि बेगारी करते करते ही दुखी की मौत हो जाती है। तो जो दुखी है वो तो चला जाता है इसी बेगारी को करते करते और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो देखिए, इस कहानी का जो मर्म है या कहानी क्यों इतनी प्रसिद्ध हुई है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रेमचंद जी ने किसी तरीके की हैप्पी एंडिंग नहीं दिखाई है, या उन्होंने कोई आदर्शोन्मुख जो यथार्थवाद जो पहले लेखक चलते थे उसे उन्होंने पूरी तरीके से हटा दिया यहाँ पर आकर, और अब यहाँ पर वे चरम यथार्थवाद दर्शा रहे हैं क्योंकि जो प्रमुख पात्र है उसी की कहानी के अंतर्गत मृत्यु हो जाती है, ये उन्होंने दर्शाया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी चीज़ दर्शाई है कि किस प्रकार से समाज के अंतर्गत जातिवाद पनप रहा है। वे दर्शाते हैं कि जब दुखी पंडित घासीराम जी के घर जाता है तो ना सिर्फ किस तरीके से पंडिताइन जो है वो उससे दुर्व्यवहार करती है, बल्कि साथ ही साथ किस तरीके से जो निम्न वर्ग है उनके मनस्थिति में भी एक प्रकार से यह चीज़ घर कर गई है कि वे निम्न जाति के ही हैं और इसीलिए वे अब समाज में जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनकी बराबरी नहीं कर सकते। यह भी प्रेमचंद जी इस कहानी के अंतर्गत दर्शाते हैं। जैसे कि यदि आप ये कथन सुनेंगे, जो दुखी सोचता है जब वो पंडिताइन से जाकर अब एक चिलम के लिए आग की मांग करता है और पंडिताइन जब वो आग लेकर आती है और वो आग की एक चिंगारी निकल कर दुखी के सर पर लग जाती है, तो दुखी ये सोचता है कि वह उसकी गलती थी क्योंकि वह एक निम्न जाति से संबंध रखता है और जिस तरीके से वह एक ब्राह्मण के घर में चला आया है तो भगवान ने उसे तुरंत ही श्राप दे दिया है। तो आप ये समझ सकते हैं किस प्रकार से निम्न वर्ग के अंतर्गत भी यह मनस्थिति घर कर गई है कि वे निम्न जाति से ही संबंध रखते हैं और उच्च जाति के लोगों का
वे बराबरी नहीं कर सकते। तो प्रेमचंद जी ने यहाँ पर ये दर्शाने की कोशिश की है। लेकिन साथ ही साथ ये जो कहानी है वो इसलिए भी प्रसिद्ध हुई है क्योंकि यहाँ पर प्रेमचंद जी दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से दलित वर्ग में एक चेतना का विकास हो रहा है। वे दर्शाते हैं कि जो निम्न वर्ग से लोग हैं, ये तो चलिए ठीक है, उन्होंने ये दर्शा दिया कि दुखी के अंदर किस तरीके से एक अपराध बोध शामिल हुआ है क्योंकि वो निम्न वर्ग से संबंध रखता है। लेकिन वहीं पर उन्होंने एक गोंड का भी उदाहरण दिया है कि जब दुखी की मृत्यु हो जाती है और जब पंडित घासीराम जी चाहते हैं कि कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति आकर जो लाश, दुखी की जो लाश पड़ी हुई है, दुखी का जो शव पड़ा हुआ है, उसे उठाकर ले जाए, तो गोंड जाकर बस्ती में ये कहलवा देता है कि खबरदार कोई भी शव को उठाने नहीं जाएगा। दिल लगी है कि एक व्यक्ति की दुखी की उन्होंने मृत्यु करवा दी बेगारी का काम लेते लेते, और जब तक पुलिस नहीं आएगी, जब तक छानबीन नहीं होगी, तब तक कोई भी ये लाश या शव उठाने नहीं जाएगा। तो ये दर्शाता है कि किस प्रकार से दलित चेतना भी अब समाज में विकसित होने लगी है। यह भी प्रेमचंद जी ने दर्शाया है। तो यही कुल मिलाकर इस पूरी कहानी का सार है। तो ज़रूरी है कि आप इस कहानी को अच्छे से पढ़िए क्योंकि जिस प्रकार से मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक पेपर 2 के अंतर्गत आपको ये प्रश्न मिलेगा। सेक्शन बी में 5th जो क्वेश्चन आता है उसमें यूपीएससी आपसे जो कहानी है या उपन्यास है उसके कुछ पैराग्राफ्स आपको सीधा दे देगी और आपको ये पता करना पड़ेगा कि वो किस कहानी या किस उपन्यास से संबंध रखता है। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप इस कहानी को ठीक से पढ़िए और जो प्रमुख इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स है उसे अंडरलाइन कीजिए ठीक तरीके से, ताकि आप जब परीक्षा में जाएंगे तो आपको कम से कम ये चीज़, आप इस प्रश्न को हल करने में बेहद सहज हो पाएंगे कि वह पंक्तियाँ किस प्रमुख कहानी से ली गई है या किस प्रमुख उपन्यास से ली गई है। तो ऐसे में तब वहाँ पर आप घबराएंगे नहीं। ठीक है, अब आता है आज का प्रश्न कि प्रेमचंद की कहानियों में आधुनिक विमर्शों के स्वरूप की पड़ताल कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जो लिखना पड़ेगा आपको वो प्रेमचंद जी की जो प्रेम मंजूषा है उसमें जो भी कहानियाँ हैं प्रमुखतः उन सभी कहानियों को मिलाते हुए ही ये उत्तर का निर्माण होगा। देखिए, इस उत्तर के फिर से कुछ प्रमुख पॉइंट्स होंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन होगा, उसी के साथ साथ बॉडी होगी और इसके पश्चात एक कंक्लूजन आएगा। तो देखिए, जो इंट्रो होगा जिससे आप शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पर बताइए कि प्रेमचंद जी क्यों साहित्य में पुरोधा या शिखर पुरुष कहानियों के अंतर्गत माने जाते हैं, ये यहाँ पर बताइए 3 या 4 पंक्तियों में, और उनकी कुछ प्रमुख कहानियों के नाम लीजिए इस इंट्रोडक्शन के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको एक संक्षिप्त परिचय देना पड़ेगा, ना सिर्फ प्रेमचंद जी का, उनकी कहानियों का भी, बल्कि साथ ही साथ जो प्रश्न में पूछा जा रहा है उसे भी जोड़ के लिखिए कि किस तरीके से उनकी प्रत्येक कहानी कहीं ना कहीं एक आधुनिक विचारों या आधुनिक विमर्शों का स्वरूप दर्शाती है। उसके पश्चात अब आप बॉडी में आइए, और जो बॉडी होगी उसके अंतर्गत आप 3 प्रमुख भाग में इसे दर्शाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप बताइए कि किस तरीके से जो प्रेमचंद जी ने समस्याएं उठाई हैं वह आधुनिक विमर्शों को दर्शाती है। फिर उसके पश्चात दर्शाइए कि संवेदना के अंतर्गत प्रेमचंद जी किस तरीके से कहानियों में जो संवेदना दर्शा रहे हैं वो आधुनिक विमर्श को दर्शाता है। और फिर साथ ही साथ शिल्प किस तरीके से आधुनिक विमर्श को दर्शाने के योग्य बनता है। तो देखिए, समस्याएं जो दर्शाई है प्रेमचंद जी ने, जैसे कि सदगति को ही ले लीजिए, तो आप बता सकते हैं कि सदगति में उन्होंने दलित समस्या को दर्शाई है, और इसे आप आधुनिकता से जोड़िए कि किस तरीके से वर्तमान समय में भी ये कुछ समस्याएं नज़र आती है। आप यहाँ पर ये समस्याएं दर्शाकर प्रासंगिकता के साथ इसे लिखने की कोशिश कीजिए। दूसरी समस्या आप दर्शा सकते हैं कि किस तरीके से पूस की रात में वे कृषक समस्या को दर्शाते हैं, और फिर यहाँ पर आप एक प्रासंगिकता का एक छोटी सी पंक्ति लिख सकते हैं, छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट दर्शाती है कि वर्ष 1993 से लेकर 2013 तक 3.5 लाख कृषकों की मृत्यु हुई। तो आप ये इस तरीके से इसकी प्रासंगिकता को जोड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि आधुनिक विमर्श सामने नजर आते हैं। संवेदना के अंतर्गत आप दर्शाइए कि नारी संवेदना को उन्होंने किस तरीके से रानी सरंधा के अंतर्गत दर्शाया है, और जिस प्रकार की वो सशक्त नारी की कल्पना करते हैं वो आज के समाज के अंतर्गत भी बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर आप संविधान की किसी प्रमुख जो आर्टिकल है उसे यहाँ पर लिख सकते हैं, या डीपीएसपी को यहाँ पर कोट कर सकते हैं, जहाँ पर नारी संवेदना या नारी सशक्तिकरण के लिए प्रमुख अनुच्छेद
को दर्शाया गया है संविधान के अंतर्गत, उसे जोड़ सकते हैं। दूसरा आप दर्शा सकते हैं नारी संवेदना के साथ साथ कि बुज़ुर्ग या फिर जो बुज़ुर्ग संवेदना है उसे उसके अंतर्गत प्रेमचंद जी ने किस प्रकार से चीज़ों को दर्शाया है। प्रमुख तौर पर यहाँ पर आप ईदगाह को भी ले सकते हैं या फिर बूढ़ी काकी को ले सकते हैं। और इसके पश्चात आप प्रासंगिकता के लिए हेल्पेज इंडिया का जो आंकड़े हैं उसे दर्शा सकते हैं। हेल्पेज एक NGO है, ये प्रमुख तौर पर जो बुज़ुर्ग हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, उनके लिए ये काम करती है। तो आप इसके आंकड़े यहाँ पर कोड कर सकते हैं। संवेदना के पश्चात और भी एक आध दो संवेदना दर्शा दीजिए बेहद संक्षिप्त में, और उसके पश्चात आप दर्शा दीजिए कि शिल्प किस प्रकार से आधुनिक विमर्शों को दर्शाता है। जैसे कि प्रेमचंद जी ने कफन के अंतर्गत प्रमुख तौर पर जो चरम यथार्थवाद को सामने लेकर आया है, और साथ ही जिस तरीके से प्रेमचंद जी अपनी कहानियों में लोकोक्तियों, मुहावरों को इस्तेमाल करते हैं, और वो भी एक प्रकार का आधुनिक विमर्श ही है, क्योंकि ये हमारे जो नए कहानीकार हैं उन्हें यह चीज़ दर्शाता है कि वो किस प्रकार से जब अब अपने वर्तमान समय में नई कहानी लिख रहे हैं तो इस प्रकार की चीज़ों को वो अपना सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, वो एक प्रकाश स्तंभ के रूप में स्थापित होती है वर्तमान के कहानीकारों के लिए। तो इस तरीके से जब आप एक समाहित या समावेशी रूप से इन चीज़ों को लिखेंगे तो ये आपकी बॉडी कंप्लीट होगी यहाँ पर। उसके पश्चात एक कंक्लूजन लिख दीजिए। देखिए कंक्लूजन में कुछ स्टेटमेंट्स प्रेमचंद जी के लिए बेहद ही प्रसिद्ध हैं। जैसे कि आप ये चीज़ बता सकते हैं कि उन्होंने कहानी क्षेत्र में जिस प्रकार का योगदान दिया है वो ना सिर्फ केवल आधुनिक विमर्शों के लिए ही जाने जाते हैं, बल्कि साथ ही साथ साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने अपने इस योगदान से ना सिर्फ साहित्य की कर्म भूमि बदल दी बल्कि उसका कायाकल्प भी कर दिया। तो देखिए जो कर्म भूमि और कायाकल्प है वो प्रेमचंद जी के 2 उपन्यासों के नाम है, और ये बेहद ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। ये पिछले UPSC के मेंस एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है कि प्रेमचंद जी के कार्यों के द्वारा ना सिर्फ साहित्य की कर्म भूमि बदली बल्कि उसका कायाकल्प भी हो गया। तो आप इस प्रकार के किसी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट या कंक्लूडिंग रिमार्क से इस प्रश्न के उत्तर को एंड कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। यदि आपको अन्य कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर। ज़रूरी नहीं है कि इसका केवल यही उत्तर हो, आप इसे इम्प्रोवाइज़ भी कर सकते हैं एक अच्छा और उत्तर बनाने के लिए। तो आप जितने ज़्यादा उत्तर लिखेंगे आपको उतना बेहतरीन रूप से समझ में आएगा। तो ज़रूरी नहीं कि आपको इसी पैटर्न को ही फॉलो करना है। आपके पास यदि कोई अन्य पैटर्न है आप बिल्कुल उसे भी फॉलो कर सकते हैं। बस ज़रूरी ये है कि जो प्रश्न की डिमांड है वो आप पूरी करें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में ठीक से आ गई होगी। धन्यवाद।